चलिए हम लोग का एक एग्जांपल देखे थे जो क्या था, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 10 ग्राम 20 ग्राम एंड 30 ग्राम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ना, ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ऑफ 1 मीटर साइड। चलिए ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनाते हैं। ये देखिए, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। यहां पे कितना 10 ग्राम, यहां पे 20 ग्राम, यहां पे 30 ग्राम। चलिए इसका डायरेक्शन को देख लीजिए, ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन और ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब हमको क्या करना है, इसको टोटल इसका मास को हमको निकालना है एक एक करके। ठीक इसका एक हम परपेंडिकुलर लाइन अगर यहां पे ड्रॉ कर दें तो यहां पे मिलता है। क्वेश्चन के अनुसार यहां से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर, यहां से लेकर इसका 1 मीटर, यहां से इसका भी कितना 1 मीटर। अगर ये यहां से लेकर इसका पॉइंट 1 मीटर है तो यहां से लेकर इसका कितना हो जाएगा 0.5 मीटर और इधर भी क्या हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया? क्लियर हो गया? अब चलिए सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन निकालते हैं। क्या सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स क्या लिखे cm इक्वल टू फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है? चलिए ध्यान से देखिएगा, m1 ये हमारा, इसको हम क्या मान लेते हैं m1, इसको m2, इसको m3। क्लियर हो गया? m1 का वैल्यू कितना 10 ग्राम। चलिए 10 ग्राम इनटू x डायरेक्शन पे ओरिजिन पे ही है तो x1 क्या हो जाएगा इसका 0 प्लस m2 20 इंटू x2 बोलिए 1 मीटर पे है 1 लिखेंगे, फिर क्या प्लस m3 कितना है 30। x डायरेक्शन पे देखिए, x डायरेक्शन पे यहां पे है कितना दूरी है 0.5 बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, यही होगा इक्वल टू, ये तो टोटली क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ये कितना हो गया आपका 20 प्लस 15, 30 का आधा कितना होगा 15 बाई 60, जोड़िए 35 बाई, किससे कटेंगे 5 से काट दें, ये 7 टाइम में कटेगा और ये 12। हमको यहां पे आंसर क्या मिला 7/12। किस डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन के लिए। क्या समझ में आया बात? अब हमको क्या निकालना है वाई डायरेक्शन। वाई cm हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। फॉर्मूला पता होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है? बोलिए m1 10 इंटू y1 इस डायरेक्शन के लिए 0 प्लस m2 20 इंटू y2 इस डायरेक्शन के लिए यहीं पे है 0 नहीं है, प्लस m3 30 इंटू y3, ये y3 पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया था ना, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया h हो गया, ये क्या हो गया b हो गया और ये क्या हो गया e हो गया।
अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहां पे तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए कितना आ जाएगा? रूट अभी नहीं लेंगे ना, स्क्वायर में है 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, और p इक्वल टू ये रूट में चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.25 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट 0.75 मिलेगा। क्या मिलेगा? यस सर। सही है ना? यस सर। अब ये 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 75 बाई 100 लिख सकते हैं। यस सर। 100 लिख सकते हैं तो इसको काट दीजिए। चलिए 3 से कटा, ये 4 से कटा, तो p इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? रूट 3 बाई 2। 4 है मतलब वो रूट बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो इसका वैल्यू क्या मिला आपको? p मतलब ये हमारा y3 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 बाई कितना है हमारे पास में? 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू, ये तो सीधे हमको यही मिलेगा, ये सब तो टोटली क्या हो गया? 0 हो गया। 30 रूट 3 बाई ये 2 तो इसी का पार्ट है, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 इंटू 2। क्या समझ पाई? काटो यहां से, क्लियर हो गया? ये कितना हुआ? 2, तो रूट 3 बाई 4। क्या समझ में आया? इस तरह से हमको 2 मास मिलता है। पहला मास मिला था 7 बाई 12 और दूसरा मास मिला रूट 3 बाई 4, सेंटर ऑफ मास। यही इसका क्या है? आंसर है। जल्दी करेंगे। डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं है डाउट। हो गया? मिटा दे पीछे? हो गया क्या? कौन अवतार से लिखती है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मास 3 kg। टोटल मास कितना? 3 kg। समझ पाई? एक स्क्वायर का 3 पार्ट है यहां पे। कितना? एक स्क्वायर का 3 पार्ट। समझ में आ गया? और इसका टोटल मास कितना? 3 kg। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए। क्या समझ में आया आपको? तो एक पार्ट का आपका मास कितना हो गया? 1 kg। इसका भी कितना हो गया? 1 kg। इसका भी क्या हो गया? 1 kg। यहां से लेकर इसका लेंथ, यहां से लेकर इसका लेंथ कितना है? 2 मीटर। क्वेश्चन आपको देखिए एनसीईआरटी में दिया है। इसका लेंथ कितना?
2 मीटर। क्या समझ में आया आप लोगों को बात? तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो 0 है हमारा, क्लियर। तो यहां से लेकर यहां तक कितना, 1 मीटर, यहां से लेकर इसका 2 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऊपर की ओर चलिए, ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां ये भी 2 मीटर है, स्क्वायर है मतलब सब तरफ चारों ओर 2 मीटर है। यहां से लेकर ये भी कितना, 1 मीटर, ये भी कितना, 2 मीटर। क्या समझ में आया बात? क्लियर हो गया? टोटल का मास हमारा 3 किलो है और ये इसको 4 स्क्वायर का 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक भाग का कितना, 1 kg होगा। क्लियर हुई बात? अब यहां पे समझिए, हम इसको मास भी मान लेते हैं। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि हमको निकालना है। चलिए इसका मास को हम क्या मान लेते हैं, m1, इसका मास को क्या मान लेते हैं, m2, इसका मास को मान लेते हैं m3। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें हमारा फिर से वही डायरेक्शन की बात आती है। ये डायरेक्शन आपका क्या डायरेक्शन है, x, और ये वाला डायरेक्शन क्या डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है। क्या बना पाएंगे आप? चलिए निकालते हैं। XCM, सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। फॉर्मूला बोलिएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m2 m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है ना फॉर्मूला? चलिए m1 का क्या वैल्यू, m1 का वैल्यू 1 इंटू x1 0। चलिए बताइए जल्दी। 0, सेंटर ऑफ मास 0। कहां है सेंटर ऑफ मास? यहां पे है सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, बीचों बीच में रहता है ना ये, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, बीचों बीच में नहीं है क्या? इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे। क्या समझी? नहीं समझ में आया? तो यहां से लेकर इसका कितना, तो यहां से इसका कितना, 0.5, 0 होगा कितना, x1 0.5 प्लस m2 कितना, 1 kg इंटू x2 1.5। गलत, ये यहां पे है ना, तो यहां से यहां 1 हुआ, फिर यहां से यहां फिर क्या हुआ, आधा, 1.5 डेढ़। हाँ अच्छा चल, प्लस इधर आइए m3 1 इंटू x3, x के रेस्पेक्ट में देखिए यहां पे है ना, कितना, 0.5। नहीं समझ में आता है? 0.5। क्या समझ में आया रे तुम? एक डायरेक्शन में देखो, सेंटर ऑफ मास देख रहे हो यहां से इसका दूरी तो ये आधा, ये भी आधा, तो यहां से यहां 1 और यहां से ये आधा, तो 1.5 हुआ ना। अब इधर देखिए ये कहां पे, 0.5 एक्स डायरेक्शन पे। नहीं समझ में आया? बाई 1 प्लस 1। चलिए गुना कीजिए इसको, ये तो 0 कैसे 0, एक ही रह जाएगा तुम्हारा, एक को आधा से गुना करेगा तो आधा ना आएगा, कितना आएगा, 0.5 ही ना रहेगा। वही तो बोल रहे, तो मल्टीप्लाई करेगा ना, ये 1 हुआ और ये भी क्या हो गया, 1 होगा। फिलहाल इसको देखते हैं, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 बाई 3। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। ये 0.5 और 0.5 1 हुआ क्या, 1 प्लस 1.5 2.5 बाई 3। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 25 बाई 30। 5 से कटेगा क्या ये, 5 बाई 6। एक आंसर यहां पे मिला आपको। ये मीटर में है ना, क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर में लिखना, सेंटीमीटर में है तो मीटर में है ना, तो ये मीटर में है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या निकालेंगे हम, YCM, सेंटर ऑफ मास इन Y डायरेक्शन।
फॉर्मूला बोलिए, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए m1 कितना 1 इंटू y डायरेक्शन में देखिए और 0 कहता है 0.5 किसका m1 का हम m1 लिख रहे हैं तो y1 यही तो है। इस डायरेक्शन पे भी कितना, यहां से इसका 1 मीटर, तो यहां पे कितना है, यहां से इसका दूरी 0.5, तो क्या लिखेंगे 0.5। क्या नहीं समझ में आती है बात? फिर क्या देंगे प्लस m2 बोलिए 1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन पे 0.5 यही तो है 0.5 प्लस 1 इंटू y3 नहीं 1.5 यहां से यहां 1, फिर ये इसका आधा 1.5 बाई 3। डायरेक्ट लिख देंगे चलेगा क्या? यस सर। कितना आया? सेम आंसर आएगा क्या? 2.5 बाई 3 यानी कि 25 बाई 30 इक्वल टू क्या हो गया 6 बाई 5 मीटर। आंसर हाँ अच्छा 5 बाई 6 सही है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आना ही है ना बराबर में। क्या समझ पाई क्वेश्चन? आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको मिला भी होगा क्वेश्चन। नंदिता समझी? हाँ। यही पे अच्छा लगता है 0 और 1 में सेंटर ऑफ मास बोला है। सेंटर ऑफ मास मतलब समझ में आता है ना? हाँ। तुम कनेक्ट कर पाया रे? तो आज तक क्यों ध्यान नहीं दिया? चित्र में समझ में आया। इसी को साइंस कहते हैं। बेटा दे यस सर। चलिए एक और अगला टॉपिक हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी मजेदार टॉपिक है ये। आज कुछ चीजों का ये पोल खुलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब आपको पता है, इफेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए ये इनर्शिया इनर्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इनर्ट से बना हुआ है। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। क्या? अक्रिय, जो किसी के साथ में किसी प्रकार का क्रिया नहीं करता। समझ में आ गया? चलिए एक बार लिखते हैं। ये इनर्शिया किससे बना हुआ है? इनर्ट से बना हुआ है। और ये जो इनर्ट है अक्रिय, वो किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करेगा। अगर दौड़ रहा है तो दौड़ते रह जाएगा, सोया हुआ है तो सुतले रह जाएगा। समझ में आ गया? बैठा है तो बैठले रह जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। वो किसी के साथ में क्रिया करेगा ही नहीं जब तक उसको लथियाएंगे धकेलेंगे नहीं तब तक। ये समझ में आती है भाई? तो ध्यान से देखो तो इनर्शिया किससे बना हुआ है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? अक्रिय, यानी कि जो किसी के साथ में क्रिया नहीं करे। समझ में आती है बात? चलिए ध्यान से देखिए। अब ये पेन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये पेन यहां पे क्या है? पड़ा हुआ है। ये 50 साल इवेंटली 1000 साल तक इसमें रहेगा जब तक इसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि इसका गुण है इनर्शिया।
किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करना। समझ में आ गया? इसका जड़त्व क्या है? बैठे रहना। तो ये क्रिया करेगा क्या? इनर्शिया का मतलब जैसा है वैसे सालों साल 10 साल चल जाएगा, तब भी कुछ नहीं होगा जब तक इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। क्या समझ पाते हैं? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया कहते हैं। तो फिजिक्स में इनर्शिया में क्या समझेंगे कि हर एक चीज का इनर्शिया एक तरह का नहीं होता है। किसी का इनर्शिया ज्यादा होता है तो किसी का इनर्शिया कम होता है। समझ पा रहे हैं बात को? और इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। आपने ये भी जाना होगा, ध्यान से देखिएगा, कि ये जो फोर्स है हमारा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन होता है। जितना हम जिसमें बल लगाएंगे उतना उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। होगा या नहीं होगा? अब यहां पे कोई चीज में हम कम फोर्स लगाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। तो वहां पे एक्सेलरेशन जब वो गति कर रही है तो वो उसका क्या कहलाएगा? इनर्शिया कहलाएगा। क्या बात समझ में आई मेरा? इनर्शिया का मतलब क्या है? अक्रिय। जैसे वो कर रहा है वैसे वो करते रहने खोजता है जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल ना लगाया जाए। सपोज दैट हमने क्या लगाया, किसी में बल लगाया तो उसमें क्या जनरेट हुआ? एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। तो एक्सेलरेशन वहां पे एक प्रकार का क्या हुआ? इनर्शिया हुआ। तो मान के चलिए कि हमने 2-3 बॉडी पे फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, तो क्या सबका हमारा एक्सेलरेशन एक जैसा होगा? तो इनर्शिया भी क्या होगा? चेंज होगा। क्या समझ पाती है बात को? तो इनर्शिया का मतलब आया होगा समझ में, क्या चीज है ये इनर्शिया। क्लियर हो गया? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप कि एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है, तो एफ इक्वल टू हम के ए लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया? अगर के ए लिख दें तो हमको के इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ बाई ए मिलेगा। और यही के हमारा क्या है? इनर्शिया है। नहीं समझ में आया? यही के क्या है हमारा? इनर्शिया है, जो हमेशा चेंज होने नहीं खोजता है जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाए। बल लगाएंगे तो उसमें क्या क्रिएट होगा? एक्सेलरेशन। क्या समझ में आती है बात? चलो फिलहाल यहां पे देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज आपने यहां पे ये भी देखा, देख लीजिए पहले, आप लिखने से पहले यहां पे समझ लीजिए। आपने जाना होगा कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है क्या? यस सर। होता है। यस। अब यहां पे ध्यान से देखिए, एफ इक्वल टू क्या है? के ए। तो यहां पे के क्या है? के क्या है? के यहां पे क्या है? मास है। यानी कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? हमारा मास पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए इसको। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमने यहां पे लिखा है एफ इक्वल टू के ए। दोनों को कंपेयर करें तो के के स्थान पे क्या है? एम। यानी कि के इक्वल टू मास। क्लियर हुआ? तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। समझ में आती है बात ना? चलिए यहां पे एक लाइन लिखेंगे, मास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। मास किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये इनर्शिया तो शायद आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अब यहां पे समझते हैं, अगर आपको क्या पूछे? केवल इनर्शिया पूछे। क्या पूछे आपको? इनर्शिया। इसका मतलब होता है लिनियर मोशन। अगर आपको केवल क्या पूछा जाए? इनर्शिया पूछा जाए तो उसका क्या मतलब होता है? लिनियर मोशन। अगर आपको पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका क्या मतलब होता है? रोटेशनल मोशन। क्या समझ में आया बात? इनर्शिया केवल बोला गया तो क्या उसका मतलब हुआ? लिनियर मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला तो रोटेशनल मोशन। लिख दे क्या हम यहां पे? चलिए यहां पे लिख देते हैं, अगर केवल हमारे पास में क्या हो? इनर्शिया है, तो इसका ये किसको इंडिकेट करता है? लिनियर मोशन को।
क्या समझ में आ गया? अगर हमारे पास में क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो ये किसको इंडिकेट करता है? रोटेशनल मोशन को। रोटेशनल मोशन, अपने रोटेशनल मोशन के बारे में जाना होगा कि वहां पे कोई सिस्टम में जो पार्टिकल्स होती है उस टोटली पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो जहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात आए तो आप कभी भी लीनियर मोशन नहीं समझेंगे, उसको क्या समझेंगे? रोटेशनल मोशन समझेंगे। मतलब हमारा टॉपिक क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम कैसा मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या बात समझ में आया? अब यहां पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं। किसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। चलिए लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनहेरेंट कैरेक्टर्स, इनहेरेंट कैरेक्टर्स, इनहेरेंट कैरेक्टर्स। समझिएगा यहां पे इनहेरेंट का मतलब होता है कि किसी के अंदर पे मौजूद चरित्र। जैसे चरित्र मतलब समझते हैं ना, इसके अंदर पे क्या है? कुछ गुण है, इसको यहां पे रख दिए तो ये जब तक है दुनिया, कुछ नहीं फोर्स लगाएंगे तो ये जहां का तहां पड़ा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा। क्या इसका इनहेरेंट है अंदर की ओर? इसका मतलब क्या बोलेंगे? इसका प्रकृति की है कि जहां पे पड़ा है वहां पे पड़ा है। अगर इसको ऐसा करके आपने रख दिया तो ये जिंदगी भर ऐसा ही करके पड़ा हुआ रहेगा। ये इसका क्या है? इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब समझ आ गया होगा, समझ में आ गया ना? एक प्रकार का उसमें विशेष गुण जो होता है। क्लियर हुआ बात? इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑफ रोटेटिंग सिस्टम, ऑफ रोटेटिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू which it cannot change its condition of rotational motion and oppose। यहां पे ध्यान से देखिएगा कि इनर्शिया हमारा क्या करता है? अपोज भी करता है। समझिए यहां पे देख लीजिए, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें इनर्शिया का गुण है। जब तक इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो ये जिंदगी भर ऐसा पड़ा रहेगा। लेकिन अब इधर बल लगाए, मान के चलिए कि 1 न्यूटन का बल लगाए, क्या वो मूव करना शुरू किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, उसका वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। जब उसका विरोधी फोर्स के बराबर से ज्यादा हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तभी आगे की ओर बढ़ेगा। तो इनर्शिया क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स की तरह ये भी अपोज करता है, उल्टा बल लगाता है। मतलब हम इधर से बल लगा रहे हैं तो वो इधर से बल लगाएगा। जब इधर से लगाया गया बल और इधर से लगाया गया बल ज्यादा हो जाएगा तब ये क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। और एक बार ये बढ़ना शुरू हो गया तो बढ़ते रहेगा जब तक कि कोई इसमें बाहरी बल ना लगाया जाए। यही तो उसमें इनहेरेंस है। अब चलना शुरू किया तो उसका गुण है चलते रहेगा, कोई उसको ना रोके। क्या समझ पाई क्या? हाँ। इसीलिए तो क्या होता है कि जब आपने साइकिल चलाते हैं तो शुरू में बहुत ज्यादा बल लगाना होता है, जब एक बार चल गया तो वो चल रहा है। समझ पाते हैं? हाँ। ये कारण है। हम क्या लिखे हम लोग? एंड अपोज एनी एंगुलर फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एनी एंगुलर फोर्स applied on it। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि इनर्शिया हमारा क्या है? इधर गया, मास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। क्या समझ में आया मेरा बात? कि जिसमें ज्यादा मास होगा उसमें ज्यादा इनर्शिया होगा। क्लियर हो रही बात? चलिए एग्जांपल देखते हैं ना, अभी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। क्लियर हो गया? आज गन्ना का रस पिलाने के लिए जाएंगे। यहां पे
चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। क्लियर हो गया? ये आपके पास में एक गोला है, कितना क्या है? गोला है। एक गोला नहीं, दो गोला। क्लियर? रंग रूप आकार प्रकार में दोनों सेम है, रेडियस भी क्या है? सेम है, लेकिन इसका वजन 10 केजी है, इसका वजन 5 केजी है। क्या समझे आप? क्लियर हुआ? इस डायरेक्शन पे दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया। इधर से दोनों में क्या लगाया गया? सेम फोर्स लगाया गया। अगर इसमें हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए समझने के लिए, तो इसमें भी कितना? 5 न्यूटन की फोर्स लगाए, तो ये किस क्या में आएगा? वेलोसिटी में आएगा, एक्सेलरेशन पे आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आप बताइए यहां पे कि दोनों पे बराबर हमने फोर्स लगाया, तो कौन ज्यादा दूरी को तय करेगा? 5 केजी वाला। 10 केजी वाला। नहीं 5 केजी। बोलो बोलो जल्दी बताइए। ये एक बार फिर से हम समझाते हैं। ये दो गोला है हमारे पास, दोनों का रंग रूप आकार प्रकार क्या है? सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। एक 10 केजी है और एक 5 केजी है। दोनों में हमने सेम फोर्स अप्लाइड किया, दोनों में वेलोसिटी क्रिएट हुआ। तो आगे की ओर जब बढ़ेगा तो कौन ज्यादा दूर जाएगा और कौन कम दूर जाएगा? 10 केजी। जल्दी बोलिए। 10 केजी वाला सर। 5 केजी वाला दूर जाएगा और 10 केजी वाला नजदीक, मतलब नजदीक रुकेगा। गलत। हमने यहाँ पे देखा इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट किया? मास को रिप्रेजेंट किया। इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट किया? मास को रिप्रेजेंट किया। आपने दोनों में सेम फोर्स तो लगाया, इसमें क्या क्रिएट हुआ? इनर्शिया क्रिएट हुआ। तो इसमें मास ज्यादा है तो इसमें ज्यादा इनर्शिया होगा, और ये जब चलेगा तो चलते रहने खोजेगा कि नहीं खोजेगा? क्यों खोजेगा? क्योंकि इसके पास में ज्यादा इनर्शिया है। क्या समझ पाई बात को? मतलब कि ये यहां से सपोज दैट 10 मीटर पे जाके रुकेगी, कितना में? 10 मीटर पे, तो ये वाला केवल 5 मीटर पे जाके स्टॉप हो जाएगी। ये 10 मीटर में स्टॉप होगी तो ये 5 मीटर में ही क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। बात समझ में आती है? इनर्शिया इसको कहते हैं, जिसमें जितना ज्यादा वजन उसमें उतना इनर्शिया। क्योंकि इसको आप लोग तो गति कर दी है ना, वेलोसिटी बना दी है। तो वेलोसिटी में क्या है? वो चल रहा है। तो इनर्शिया का नेचर, इनहेरेंस क्या है? वो चल रहा है तो चलते रहना है। तो ज्यादा इनर्शिया किस में क्रिएट हुआ? जिसके पास में ज्यादा मास है उसके पास में ज्यादा इनर्शिया है। अब वो चल रहा है तो चलते रहेगा। समझ पाती है ना? क्लियर हो रही है फिजिक्स? और एग्जांपल दिखाएं आपको? मजा लगता है? चलिए, आपने ऐसा रोड देखा है कहीं? ऐसा फिर ऐसा वाला रोड। यही दोनों को हम यहां पे लाके खड़ा कर देते हैं, यही दोनों को यहां पे लाके रख देते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? एक का वजन कितना? 10 केजी, एक का वजन 5 केजी। दोनों में हम सिमिलर फोर्स अप्लाइड किए। क्या समझ में आया? अब बताइए, ये वाला जो कर्व है उसको कौन पार कर पाएगा और कौन पार नहीं करेगा? 10 केजी वाला पार कर पाएगा और 5 केजी वाला क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ, उसमें इनर्शिया कम है, इसलिए वो इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन 10 केजी वाला इसको आसानी से पार कर जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, ये बताता है साइंस, ये है फिजिक्स। अब कभी भी तुक्का लगा के नहीं जाना। यहीं पे क्या होता है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। समझ पा रही है मेरा बात को? नहीं तो 5 केजी वाला है वो आसानी से चल जाए। आपको एग्जांपल हम दिए एग्जांपल। चलिए, आप एक प्लास्टिक का इतना बड़ा बॉल उठा लीजिए, इतना बड़ा। क्लियर हो गया? और एक छोटा सा लोहा का बॉल उठाइए। क्लियर हो गया? दोनों को सेम फोर्स से आप थ्रो कीजिए, कौन ज्यादा दूर जाएगा? क्यों ज्यादा दूर जाएगा? क्लियर हो गया? तो इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। बात समझ में आती होगी ना? कि उसका साइज और शेप है।
साइज और शेप में भी आती है, हम लोग अभी इसको क्रैक करेंगे। साइज और शेप भी डिफाइन करता है ये इनर्शिया को, लेकिन फिलहाल अभी मास में हम चल रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पे आपने देखा शायद 5 kg वाला यहीं तक जाके स्टॉप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां 10 kg वाला इधर पार हो जाएगा, इधर। समझ में आ गया ना? क्योंकि उसके पास में ज्यादा इनर्शिया है। क्लियर हो गया? डाउट है? बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ये एग्जांपल है, बना लिए? चलिए, अब यहां पे साइंटिस्टों के बाद में पास में बड़ी मुश्किल आई कि अब इनर्शिया तो हमने पता लगाया, लेकिन इसको हम किस तरह से डिफाइन करें। और वेरियस एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने क्या निकाला, कुछ रिलेशन निकाला। किसके लिए? इनर्शिया के लिए, कि हम किसी भी बॉडी का इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट कर लें। क्योंकि हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल किस में होता है? रोटेशनल मोशन पे होती है। क्लियर हो गया ना? तो उन्होंने एक रिलेशन बनाया यहां पे, बड़ी आसान सी है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने क्या रिलेशन बनाया उसको आपको यहां पे हम बताते हैं। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट किससे कर दें? आई से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहां पे ये आई क्या है? हमारा इनर्शिया है। तो यहां पे इसका एक रिलेशन बना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू आर स्क्वायर, रेडियस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, उसका दुगुना। इस तरह से इसका क्या मिलता है हमको? एक रिलेशन मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या बात समझ में आ गया? अब इसका एसआई यूनिट आप देख लीजिए। तो यहां पे आर क्या है? यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, लिख लीजिए। आर क्या है यहां पे? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, आपको हम दिखा भी देते हैं ना। ये आपने चक्री देखा, चक्का देखा, चक्का इस तरह से गोल होता है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से घुमा, इसमें बीच में किए तो ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। इस तरह से ये घूमेगा, घूमेगा ना, तो यही क्या कहलाएगा? ये रोटेट तो करेगा इसे। समझ में आ गया? तो ये चक्री है, इस तरह से गोल है। यहां से आप क्या लगा दिए? एक्सेल लगा दिए। एक्सेल ही तो बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। इस तरह से लगा होता है क्या? और ये इस तरह से क्या होती है? रोटेट करते हैं। आया समझ में? तो यहां से लेकर ये जो दूरी, यही क्या कहलाएगा? इसका आर कहलाएगा। अपने साइकिल का रिम देखें, साइकिल का रिम, उसमें स्पोक लगा हुआ है क्या? वो स्पोक उसका आर है। क्या मेरी बात समझ में आया? साइकिल का रिम आपने देखा होगा ना? नहीं देखें क्या? तो स्पोक लगा है क्या? वही स्पोक उसका क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। और उसका जितना वजन है। क्लियर हुआ? चलिए, अब ध्यान से देखिए तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? ये मास, मास का मतलब केजी। ये क्या है? डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? एस से करते हैं, मीटर से करते हैं। तो मीटर स्क्वायर, इनर्शिया का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख लीजिएगा, इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी डाउट हो तो बोलना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं कि ताकि आप लोग कनेक्ट हो पाए बढ़िया से। समझ में आती है ना? चलिए अगला टॉपिक छोटा सा उठाते हैं फिर से।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ inertia of a system of particles. चलो, हो गया? ध्यान से देखिए, पार्टिकल्स है तो इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2, इसका मास m3। अब बहुत सारा ले लीजिए, m4 भी लीजिए, हम चलिए यहां पे mn तक ले लेते हैं एक ही बार। क्या समझ में आ गया? डिस्टेंस की बात करें तो r1 इसका, r2, r3, r4 इसका, rn। mn माने है ना, n पार्टिकल माने हैं, तो इसका दूरी को भी हम क्या मान लेंगे? rn मानेंगे। क्लियर हो रही है? चलिए, तो इनर्शिया ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का इनर्शिया क्या होगा? ध्यान से देखिए तो, I फॉर इनर्शिया नहीं है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास में, बताइए क्या क्या? I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या, हम इसके लिए है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट कहां तक लेके जाएंगे? IN तक लेके जाएंगे। क्या समझ पाती है? यस सर। यही तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I सिस्टम, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू I इक्वल टू आपने क्या सीखा? mr स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? I1, तो क्या लिखेंगे? m1 r1 स्क्वायर। अब तो गया हुआ समझ में? इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो तो? m2 r2 स्क्वायर। यही तो है इनर्शिया। नहीं समझ में आया? प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? m3 r3 स्क्वायर। प्लस कहां तक लेके चल जाए? mn तक, mn rn स्क्वायर। ये टोटल इनर्शिया ऑफ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया? चलिए, इसको छोटा रूप दे दे तो I सिस्टम यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये बीच में क्या साइन दिखाई देता है आपको? प्लस। प्लस को क्या कहते हैं हम लोग? समेशन कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, m I लिख देते हैं 1 2 3 4 5, फिर क्या है? R, फिर 1 2 3 4 5 है, इसके लिए भी I। ये वाला हमारा कहां से कहां तक शुरू हुआ है? 1 से लेकर n तक शुरू हुआ है। I कहां शुरू हुआ है? 1 से लेकर n तक। यानी कि यहां पे लिखते हैं I इक्वल टू 1 से कहां तक स्टार्ट हुआ है? n तक स्टार्ट हुआ है। क्या समझ में आया? अब I इक्वल टू 1 या I इक्वल टू n भी लिख सकते हैं, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये I कहां शुरू हुआ है? I 1 से लेकर कहां तक गया? n तक। इस तरह से हमको क्या मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसका कंडीशन थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। मिटा दें इसको। इसका कंडीशन समझिएगा। किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंडीशन समझिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लिखिए साथ में, क्या दिक्कत है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia depend on the shape
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है। आप कैसे शेप पे डिपेंड करता है उसको भी समझ लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये इस तरह से है या नहीं है? तो अब यहां पे इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ये भी तो रोटेट ही है या नहीं है? तो इसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा? अभी दूसरा होगा। अब यहां पे इसको रख के यहां पे रख के इसको इस तरह से रोटेट कराइए तो इसका इनर्शिया क्या होगा? दूसरा होगा या नहीं होगा? इसको यहां पे रख लीजिए और इसको इस तरह से घुमाइए तो इसका भी इनर्शिया क्या होगा? तो इसका क्या बदल रहा है? शेप बदल रहा है। समझ में आती है बात ना? तो ये जो हमारा क्या बोल रहे हैं हम, शेप जो है, शेप का मतलब क्या समझे? कहने का मतलब है कि आपने कोई ऐसा रोटेट करते हुए देखे हैं जो होलो हो, खोखला हो, अंदर से क्या हो? खोखला, और कोई क्या हो? सॉलिड हो। दोनों का रोटेट करा के देखिए तो जो सॉलिड है वो ज्यादा देरी तक घूमते रहेगा, जबकि होलो वाला ज्यादा देरी नहीं घूम पाएगा, खोखला वाला ज्यादा देरी तक नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है, उसका आकार पे करता है। दूसरी चीज, मान के चलिए कि आपने पहिया, क्या है आपका पहिया? सर्कल पे है, क्लियर हो गया? उसको और कोई भी एक पहिया ऐसा लीजिए जो चारकोन जैसा हो। बच्चा लोग पहले जमाने में खेलने के लिए कुछ गाड़ियां बनाती थी ना, उन लोग का व्हील्स को देखी नहीं, उसमें 5-6 कोन बना हुआ रहता था लकड़ी का, या चप्पल का भी काट के बनाते हैं, उसमें वो मतलब टोटली राउंड नहीं होता है। क्या समझ में आ गया? तो उसमें इनर्शिया ज्यादा क्रिएट नहीं होगा किसकी अपेक्षा? जो खुली सर्कल है उसकी अपेक्षा में। समझ में आता है? कहने का मतलब मेरा यहां ये हुआ कि ये इसका ये शेप हुआ। कोई शेप हम ये वाला ले लेते हैं तो ये दोनों का शेप क्या है? अलग अलग है। तो इसमें आपको इनर्शिया ज्यादा दिखाई देगा, जबकि इसमें इनर्शिया क्या होगा? कम। अब दोनों को सेम फोर्स से लुढ़का दीजिए, आप देखेंगे ये वाला ज्यादा दूर जाकर रुकेगा, लेकिन ये वाला कम दूर जाकर रुकेगा। क्यों? क्योंकि शेप में हमारा क्या डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है। समझ में आ गया इसका कंडीशन? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन समझिएगा, दूसरा कंडीशन, इट्स डिपेंड ऑन रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये कैसा एक्सिस पे घूम रहा है उसमें भी डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? कि कोई ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है वो किस तरह का एक्सिस में घूम रहा है। चलिए आपको समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरह से है, ये वाला इसको ऐसा लगाए और ये इस तरह से क्या हो? घूमे। तो ये इस तरह से घूम रहा है। अब चाहे तो ये इसको हम एक्सिस माने, और ये क्या है हमारा सर्कल, ये चाहे तो यहां पे इस तरह से भी घूम सकता है। घूम सकता है या नहीं घूम सकता है? दूसरी चीज चाहे तो ये ऐसा रख के ऐसा भी घूम सकता है। वो गर्मी के जमाने में आपने देखा कि बच्चा बूढ़ा सब शाम के समय में बैठ के इस तरह से पंखा हिलाते थे। वो भी क्या है? रोटेशनल मोशन नहीं था क्या? था या नहीं था? क्या समझ पाती है मेरे बात को? तो इसमें आपने कितने तरह का बात को समझा? बताइए तो हमको, कितना तरह आपने देखा? एक हमारा सेंटर पे एक्सिस है या नहीं है? एक सरकमफ्रेंस पे है, मतलब इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस, ये वाला भाग ये है क्या? सरकमफ्रेंस। और इधर बोले तो टेंजेंशनल, टेंजेंट पे। नहीं समझ में आया? आया? यहाँ पे है कुछ गोल? है कुछ गोल? हाँ? नहीं है? नहीं है। ला देना थोड़ा सा। चलो ये देखो, ये दिख रही है रिंग, ये वाला, ये अगर इसके बीच में ये रोटेट करे तो ये किस में रोटेट कर रहा है? अभी सेंटर पे। क्लियर हो गया? अगर ये वाला ऐसे रोटेट करे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सरकमफ्रेंस पे। अगर ये वाला ऐसे रोटेट करे, ऐसे,
टेंजेंशियल कहते हैं। क्या समझ में आ गया? तो इसी को लिखे हैं इट्स डिपेंड ऑन रोटेशनल ऑन दी एक्सिस, कि ये किस तरह का एक्सिस में रोटेट कर रहा है, उसमें भी हमारा इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है। इतनी सी बात समझ में आया होगा, क्लियर हो गई बात। चलिए तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, इसका कंडीशन क्या कहता है। तीसरा कंडीशन लिखेंगे, इफ चेंज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ चेंज एक्सिस ऑफ रोटेशन then its inertia is also changed। समझ में आ गया? अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, चेंज होता है, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको आपको समझाते हैं। समझ में आ गया? ये देखो एक डिस्क है, डिस्क का मतलब समझ में आता है कि इसका ये भाग सिर्फ थोड़ा सा छेदा है, इसमें इस तरह से घुसाने के लिए। समझ में आ गया? और ये पूरा क्या है, भरा पड़ा है। अब सीटी का कह सकते हैं क्या? उसी तरह उसी को तो डिस्क कहते हैं क्या? नहीं कहते ही। इस तरह से पूरा क्या है, भरा पड़ा हुआ है, मतलब पूरा टोटली क्या है, मास है। यहां से लेकर टोटल क्या है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे। समझ में आ रहा है? समझेगी इनर्शिया को। चलिए दूसरा चीज देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रिम है, इसमें हम 3 छोटा छोटा कोई रड से जोड़ दिए। अब ये भी तो क्या है, ये भी आगे की ओर चलेगा, ये भी आगे की ओर चल सकता है। क्या समझी? कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? अब ये क्या बना हमारा, बोलिए तो ये व्हील है, ये चक्का है, इसको हम क्या मान लेते हैं, व्हील मान लेते हैं, जबकि ये क्या है हमारा, डिस्क है। क्या समझ में आ रही है? चलिए अब आपको बताते हैं कि ये दोनों का वजन सेम है। क्या है? दोनों का वजन क्या है, सेम है। सपोज दैट आप कहीं गए थे और वहां से आप 10 kg क्या लेके लाए, आयरन लेके लाए, 10 किलो लोहा लेके लाए। क्लियर हो गया? और 5 kg का ऐसा बनाए और 5 kg का ऐसा बनाए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कि यहाँ पे तो टोटली हमारा क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मास तो दोनों का सेम है, लेकिन और किस में डिपेंड करता है, I इज इक्वल टू mr²। आर पे भी डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? तो इसमें पूरा आपका मास भरा पड़ा है क्या, तो इसमें मास भरा पड़ा है, तो यहाँ पे छोटा छोटा पार्टिकल्स है कि नहीं है? तो ये पार्टिकल्स भी क्या होगी, घूमेगी। अगर ये पार्टिकल्स घूम रहा है तो ये छोटा सा यहाँ पे चक्कर लगाएगा, ये पार्टिकल्स यहाँ घुमा तो छोटा, और ये घुमा तो इस तरह से, तो इसका रेडियस यहाँ से देखिएगा तो कितना है, छोटा है। जबकि और इसका बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा होता है। देखिए समझ में आ गया? तो जिसके पास में जितना कम रेडियस होगा उसका इनर्शिया कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला I इक्वल टू mr²। लेकिन इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या यहाँ पे खोखला है, खाली जगह है, खाली है कि नहीं है? केवल छोटा सा इसमें लग रहा है। और टोटल मास कहाँ पे है इसका, एकदम साइड पे, किनारे पे है। जब ये दोनों को आप सेम फोर्स से आगे की ओर क्या करेंगे, लुढ़का देंगे, तो ये ज्यादा दूर जाके रुकेगा, जबकि ये थोड़ा सा दूरी में जाके रुक जाएगा। मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ पाई? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि इसका रेडियस कम है, और कम रेडियस होने के कारण इसमें इनर्शिया कम होगी। जबकि इसमें हमारा क्या खोखला है, टोटल मास इसका कहां पे है, यहां पे भरा पड़ा है कि नहीं है? और यहां पे इसका मास होने से इसमें इनर्शिया ज्यादा क्रिएट होगा, और इसका मास तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या बात समझ में आता है? चलिए किधर, हाँ
ये व्हील्स है, ये रेडियस सेम है सर, सेम है, लेकिन ये पूरा भरा पड़ा है, ये डिस्क है, डिस्क नहीं समझे, ये डिस्क है और ये आपका व्हील है। मतलब इसमें केवल यहाँ पे 3 स्पोक लगी हुई है, बाकी जगह खाली है और इसमें पूरा भरा है, तो इसका मास आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है, जबकि इसमें मास केवल आपका सरकमफ्रेंस पे है और इसके कारण से इसमें ज्यादा क्या होगी, इनर्शिया होगी, जबकि इसमें इनर्शिया हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा दूर आगे चल के रुकेगी और ये वाला थोड़े कम दूर जाके रुक जाएगी। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ। चलिए, दोनों सेम है, वजन का बात मत कीजिए। यहाँ पे है, ये भी कितना वजन का है, 5 kg का, ये भी कितना 5 kg का, लेकिन ये इसका जो रेडियस है वो भी हमारा क्या है, सेम है, इसका रेडियस भी कितना है, सेम है। मान के चलिए इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं 1 मीटर, तो इसका भी आर हमारा कितना है 1 मीटर ही है, सब सेम है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो पार्टिकल्स है वो हमारा यहाँ का पार्टिकल्स स्मॉल सरकमफ्रेंस बना रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या हुआ, कम हुआ, तो r² लगाएंगे तो यहाँ का जो वैल्यू उसी का लगाएंगे, तो कम वैल्यू लगाएंगे तो कम ही आएगा इनर्शिया, जबकि ये तो क्या है, खोखला है। हम डायरेक्टली वैल्यू लगाएंगे तो कहां का लगाएंगे, यहां का लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इनर्शिया इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी और इसमें इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। क्या मेरा बात समझ में आ गया? इसीलिए जितना भी व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स है, उसमें डिस्क नहीं लगाया जाता है। क्या नहीं बना सकता था कंपनी? बना सकता था कि नहीं बना सकता था? लेकिन स्पोक ही क्यों बनाता है, स्पोक ही क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें इनर्शिया ज्यादा हो। नहीं तो इस तरह से पूरा बना दे गोल तो चल भी नहीं करेगा, वजन सेम रहने से क्या होगा, उसमें इनर्शिया क्रिएट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मेरे बात? इसीलिए क्या बना दिया जाता है, स्पोक, और इसीलिए इसको एलॉय व्हील्स जो होती है उसका ज्यादा डिमांड होता है। एलॉय व्हील्स का मतलब समझ में आता है? 4 व्हीलर्स में भी आती है एलॉय व्हील्स, बीच में खाली रहता है और इसी तरह से जुड़ा रहता है। उसमें ज्यादा क्या होता है, हमारा इनर्शिया क्रिएट होता है। एक बार चलना शुरू किया तो उसको चलने में ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मेरा बात समझ में आई? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल समझते हैं हम लोग बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लाई व्हील्स के बारे में, इसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक।